Hello friends, welcome to our channel Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss very important topic. So आज हम डिस्कस करेंगे important conventions related to the environment. तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो हर बार आते हैं. तो फ्रेंड्स आज का ये जो टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल से. ओके, लेकिन उससे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ सारा कुछ. तो सबसे पहले हमारे पास है अर्थ समिट. ओके, तो अर्थ समिट को और क्या कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं क्योंकि ये रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में. और इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ओके, तो अब इसके अंडर कुछ डॉक्यूमेंट्स से जो रिलीज़ किए गए थे उसमें से एक है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. इसके अलावा एक था एजेंडा 21 एंड थर्ड वन इज़ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. ओके, ये डॉक्यूमेंट्स है लेकिन ये लीगली बाइंडेड नहीं थे. दीज वर नॉन लीगली बाइंडेड. एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो कन्वेंशंस थी कुछ. तो इन कन्वेंशंस में जो कि लीगली बाइंडिंग थी उसमें सबसे पहले था CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, और इसके अलावा था UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. एंड आफ्टर दैट वाज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन. तो ये कुछ कन्वेंशन थी जो उस टाइम पे वहाँ पर रिलीज़ की गई थी, स्टार्ट करी गई थी. एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें CBD की तो इसके अंडर दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स और हुए थे जिनका नाम था, वन वॉज कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड अनदर वन वॉज नगोया प्रोटोकॉल. ये उस टाइम पे नहीं, ये बाद में हुई थी लेकिन ये इससे रिलेटेड है, नगोया प्रोटोकॉल. एंड अंडर द UNFCCC अगर हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इसके अंडर आता है. ओके, तो यहाँ पर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि अर्थ समिट जो थी 1992 में हुई थी. उसके अंडर एक तरफ तो डॉक्यूमेंट्स थे जो ये हमने बात करी है, एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल. तो एजेंडा 21 जो है एक्चुअल में इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि 21st सेंचुरी में हम क्या करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड. और उसमें ये जो 21 है इट रिप्रेजेंट द 21st सेंचुरी. फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो थे, जो इससे पहले नॉन लीगल बाइंडिंग जो इससे पहले जो स्ट्रक्चर था उसको ही ये इन्होंने फर्दर इसको डेवलप करा था. ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल से. उस टाइम पे अगर हम अर्थ समिट की बात करें उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस हो रही थी, जैसे हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं जो फ्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे लेड था जो गैसोलीन में यूज़ होता था, उसको कैसे रिप्लेस करना है. जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे हमने एफिशिएंट बनाना है ताकि फ्यूचर में हम जो एयर पोल्यूशन है उसको कम कर सकें. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करा गया था. तो सबसे पहले हमारे पास है क्योटो प्रोटोकॉल. सो इट वॉज adopted in 1997 and it came into force in 2005. तो 192 parties under the Kyoto Protocol. और इसके बाद जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था वो 2008 में शुरू हुआ था एंड एंडेड इन 2012. और उसके बाद जो इसमें एक अमेंडमेंट करी गई थी, दोहा अमेंडमेंट उसको कहते हैं, टू द प्रोटोकॉल. और इसके अंडर 37 कंट्रीज है बाइंडिंग टारगेट्स. तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि जो कंट्रीज को बाइंडिंग टारगेट्स कैसे दिया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन दे वर नॉट अबाइडिंग बाय दीज टारगेट्स. तो उसके बाद यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है ये क्योटो प्रोटोकॉल की जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको कम करना है. तो 6 गैसेस जो इसके अंडर कंसीडर की जाती हैं वो है CO2, मीथेन इज देयर, नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही थी, हाइड्रो पर फ्लोरोकार्बन्स जो थे उनको रिड्यूस करना था, पर फ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड. तो ये जो 6 कंपोनेंट्स है जिसको कंट्रोल करना था, इनकी एमिशन को कंट्रोल करना था. अब इसके बाद क्या था, जो क्योटो मैकेनिज्म था उसको फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसके अंडर एमिशन ट्रेडिंग वाज देयर, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. सो दीज 3 प्रोसीजर वर इंट्रोड्यूस. अब ये है क्या, एमिशन ट्रेडिंग की अगर बात करें हम तो कार्बन क्रेडिट्स जो स्ट्रक्चर था इसको एस्टेब्लिश करा गया. कार्बन क्रेडिट्स का मीनिंग क्या है कि हर कंट्री को टारगेट्स दिए जाते थे कि कितना वो एमिशन कर सकते हैं. अगर वो अपने गिवन टारगेट से कम एमिशन करते हैं तो वो जो टारगेट बच जाता था, जो वो सेविंग होती थी, तो उसको वो ट्रेड कर सकते, उन क्रेडिट्स को वो ट्रेड कर सकते थे किसी और कंट्री के साथ जिन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा एमिशन की होती थी. तो ये एक स्ट्रक्चर जो था वो एस्टेब्लिश करा गया जिसके साथ
जो कंट्री थी जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज थी वो कंपनसेट कर सकती थी ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब यहाँ पर जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन था उसमें क्या था, एनी एनेक्स वन कंट्री कैन इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन एनी अदर एनेक्स वन कंट्री। और ये जो एनेक्स वन कंट्री थी ये क्या थी, ये थी OECD नेशंस, ओके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1992, जो कि मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन थी, प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ये नेशंस कौन सी थी, जैसे कि रशियन फेडरेशन प्लस बाल्टिक स्टेट्स आती हैं इसमें, और जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ओके। और इसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो कंट्रीज कैन मीट देयर डोमेस्टिक एमिशन रिडक्शन टारगेट बाय बाइंग ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन यूनिट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स इन नॉन एनेक्स वन कंट्रीज, यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई एनर्जी जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो। सो क्योटो यूनिट्स द एमिशन ट्रेडिंग कैन बी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, तो ये जो ट्रेडिंग है वो विद इन द नेशन भी हो सकती है और डिफरेंट नेशंस में भी ये हो सकती है। सो द अंडर द इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग द कंट्रीज कैन ट्रेड इन द इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट मार्केट, तो वहाँ पर वो कोई भी जो नेशन है वो आपस में कार्बन क्रेडिट्स की जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। So certified emission reductions are the one of the types of Kyoto units that can be traded under the clean development mechanism. Okay, तो Annex 1 countries की यहाँ पर बात हो रही है, तो can use a CERs to comply with their emission limitation targets in order to comply with their obligation to surrender European Union. तो वही है, अगर उन्होंने टारगेट पूरा नहीं करा है, जितना उनका एक्सेस में एमिशन होगा तो उसके बदले में उनको कंपनसेट करना पड़ेगा किसी और प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर इन्वेस्ट करके। सो आफ्टर दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम इस कन्वेंशन की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसके तीन मेन एम्स है वो हम अभी बात करेंगे। इट इज़ ए मल्टीलेटरल ट्रीटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीलेटरल ट्रीटी? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटी इन विच मोर देन 3 सोवरेन नेशंस आर इन्वॉल्व, तो बहुत सारी अगर कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको मल्टीलेटरल ट्रीटी कहते हैं। इसका जो मेन एम था वो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देन सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, एंड थर्ड वन वॉज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ओके। तो उसके बाद इसके अंडर कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो थी वो 2000 में एस्टेब्लिश करी गई थी, इसको स्टार्ट करा गया था। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्टेड ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। तो ये जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था इट वाज रिलेटेड टू बायोसेफ्टी। तो इसमें क्या था कि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से उनके बारे में था, उनको कंट्रोल करने के लिए था, जिससे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कोई डेंजर ना हो फ्यूचर में। सो प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज करके जो ऑर्गेनिज्म बनाए जाते थे उनको लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा गया, और उसको कंट्रोल करना था कि उससे बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला था फ्यूचर में। तो इट एस्टेब्लिशेज एन एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर। तो उससे क्या था कि जो कंट्री से उनको क्या हेल्प मिली कि वो ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते थे, उनको ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहते थे वो। एंड प्रोटोकॉल कंटेन्स रेफरेंस टू ए प्रिकॉशनरी अप्रोच एंड रीअफर्म्स द प्रिकॉशन लैंग्वेज। तो इसके अलावा यहाँ पर प्रोटोकॉल आल्सो एस्टेब्लिशेज अ बायो सेफ्टी क्लियरेंस हाउस, ओके, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जो कंट्रीज थी, डिफरेंट नेशंस थी, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, एक्सचेंज करते थे, ताकि इनके जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो पोटेंशियल रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है, ये क्या होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको चेंज जब किया जाता है बाय यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी है कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग और रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस एंड वायरॉइड्स, ओके। तो नेक्स्ट वन इज नगोया प्रोटोकॉल। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब क्योंकि CBD की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही मेन एम था
दैट फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट शुड बी देयर, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से हो रहा है। तो ये जो नगोया प्रोटोकॉल थी ये भी इसी कंटेक्स्ट में थी, एंड इट स्टार्टेड इन 2010 एंड इट वाज सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो एम इसका जो मेन था वो था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, और अडॉप्टेड in 2010 and came into force in 2014. So Nagoya Protocol applies to the genetic resources that are covered by the CBD. Okay, so protocol also cover the traditional knowledge associated with genetic resources that are covered by the CBD. तो उससे जो होने वाले benefits होंगे तो उसको कैसे शेयरिंग है, यानी कि जो सभी नेशंस हैं उनको इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। सो नगोया प्रोटोकॉल विल क्रिएट ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी। लीगल सर्टेनिटी का मीनिंग क्या है कि उससे जो रिलेटेड लॉज हैं उनको और भी अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा और उस प्रोसेस में और भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए फॉर बोथ प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, सो बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं जहाँ पर बहुत सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं पर वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कोई डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे जाके अगर उन रिसोर्सेज को, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, फिर उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जो नेशन है जहाँ पर वो अवेलेबल है उनको भी इक्विटेबल शेयर मिलना चाहिए, ये इस कन्वेंशन के अंडर कहा गया है। ओके, सो इट हेल्प्स टू इंश्योर बेनिफिट शेयरिंग व्हेन जेनेटिक रिसोर्सेज लीव द कंट्री प्रोवाइडिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, सो by helping to ensure benefit sharing, the Nagoya Protocol creates incentives to conserve and sustainably use genetic resources. So next is CITES, that is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna। तो animals, plants जो कि endangered species हैं उनके international trade को control करने के लिए ये convention it came into force, और इसको Washington Convention भी कहा जाता है। तो resolution adopted in 1963 at a meeting of members। किसकी मीटिंग? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। सो आपने सुना होगा इनकी जो रेड डाटा बुक है उसमें सारे के सारे जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको मेंशन किया जाता है। तो कन्वेंशन वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1973 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1975। तो इसका जो मेन एम था वो इंटरनेशनल ट्रेड, जो वाइल्ड एनिमल्स का या जो एंडेंजर्ड प्लांट्स है उनके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना था, ताकि जो स्पीसीज है ये इनका सर्वाइवल कंटिन्यू हो सके। तो इट इज़ लीगली बाइंडिंग बट इट डजंट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। तो लीगली बाइंडिंग तो है, लेकिन उससे पहले जो भी नेशन है वहाँ का जो डोमेस्टिक लॉज हैं उसके अंडर पहले ये कंट्रोल किया जाएगा। So rather it provides a framework respected for each party which must adopt their own domestic legislation to implement CITES at the national level। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर इंटरनेशनली उन्होंने साइट ये जो कन्वेंशन है इसको फॉलो करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो डोमेस्टिक लॉज को भी इम्प्रूव करेंगे, उसमें चेंजेस लेके आएंगे जिसके अकॉर्डिंग साइट्स को वो फॉलो कर सकें। तो नेक्स्ट वन इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड दिस प्रोटोकॉल वाज इन फोर्स बिफोर द अर्थ समिट। तो ये 1987 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी, 1989 में इट केम इनटू फोर्स। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था इट वाज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। तो इंटरनेशनल ट्रीटी वाज देयर टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्शन में आई थी। तो सेवरल ग्रुप्स ऑफ हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स वर देयर। सो उनको कंट्रोल करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया था दैट हैव बीन शोन टू प्ले अ रोल इन ओजोन डिप्लीशन। तो ये जो हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन से ये रेफ्रिजरेशन में यूज़ हो रहे थे, एयर कंडीशनिंग में यूज़ हो रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे। सो ऑल दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कंटेन ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन, ये उनका जो मेन कंपोनेंट होता था। तो ट्रीटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1987 ओके एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1989। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए 1990 में, 1992 में, 1995 में, 97, 99। सो इन मेजर इनोवेशन द प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज दैट ऑल नेशंस शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ये एक बहुत मेजर इसमें इम्प्रूवमेंट था बिकॉज ऑल द नेशंस आर नॉट इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो यानी कि
उसमें डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो कंट्री ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, जिनका कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है ओजोन लेयर की डिस्ट्रक्शन में, डिप्लीशन में, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होना चाहिए। सो एग्रीमेंट एक्नॉलेजेस दैट सर्टेन कंट्रीज हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओजोन डिप्लीशन मोर देन अदर्स। ओके, सो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसको किगाली अमेंडमेंट भी कहा जाता है। So is an amendment to the 1989 Montreal Protocol to eliminate planet warming hydrofluorocarbons gases. So amendment will allow the use of ozone saving Montreal Protocol to phase out HFCs, a set of 19 gases in hydrofluorocarbons. So HFCs are not ozone depleting but are 1000 times more dangerous than carbon dioxide in causing global warming. तो ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते, तो इसलिए इसको भी फेज आउट करना जो था वो बहुत ज़रूरी था। आफ्टर दैट देयर वाज कैंकन कॉन्फ्रेंस 2010। सो द मेन एजेंडा एट दैट टाइम वाज टू इंट्रोड्यूस अ अम्ब्रेला डील। ओके, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अर्थ समिट 2012 एट रियो डी जेनेरो। ठीक है, so agenda for Cancun was also an agreement on a green fund. So a green fund was introduced at Copenhagen, that is 100 billion a year by 2020. So all the countries were told to introduce a green fund जिसमें वो contribute करें around 100 billion so that money could be used for the environmental purposes all over the world. So the climate change by building the sea walls and shifting farming patterns. So ऐसे बहुत सारे जो उसमें इंट्रोड्यूस करे गए थे न्यू मेथड जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। सो आफ्टर दैट प्रियर टू द COP16 एंड एम्बो डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एट द त्रावा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन द 10th of November 2010। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो डिक्लेरेशन था उन्होंने क्या कहा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी जो नेशन थी वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और वो कह रहे थे कि हमारा कोई रोल नहीं है क्लाइमेट चेंज में। तो इस डिक्लेरेशन के अंडर क्या कहा गया कि इमीडिएट जो एक्शन है वो चाहिए अगर हमने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। तो आउटकम ऑफ द समिट क्या था? नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी, मेन इशू यही था कि वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट चाहती थी, which caused on the rich countries to cut their greenhouse gas emission by the amount pledged 1 year at COP15. So these cuts are not legally binding. The agreement came up with a green fund and 100 billion a year that the wealthier countries would provide to the poorer countries to finance the programs to cut emission. तो ये उसका मेन एजेंडा था। मेन इसमें जो इंट्रोडक्शन थी वो ग्रीन फंड की भी बात हुई थी, तो इमीडिएट एक्शन की बात हुई अगर हमने अपना गोल अचीव करना है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। सो आफ्टर दैट वाज द मेन एग्रीमेंट वाज पेरिस एग्रीमेंट 2015। तो ये UNFCCC के अंडर जो कॉन्फ्रेंस थी 2015 की, तो नेगोशिएशंस वर हेल्ड अंडर द फ्रेमवर्क। और आफ्टर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल दैट एंड्स इन 2020, तो ये इंट्रोड्यूस करा गया था। सो दिस रिजल्टेड इन द 2015 अडॉप्शन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट विच इज़ अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट अंडर द UNFCCC. सो रादर देन एन अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल डीलिंग विद द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिगेशन अडेप्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेरिस एग्रीमेंट 2015। सो UNFCCC की जो ईयरली कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी तो उसके अंडर नेगोशिएशंस हो रही थी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है जो 2020 में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो एजेंडा रहेगा वो क्या रहेगा क्लाइमेट चेंज का। सो इट रिजल्टेड इनटू 2015 पेरिस एग्रीमेंट। सो इट वाज a separate instrument under the UNFCCC but not a amendment to Kyoto Protocol। तो ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट बन गया था अंडर द UNFCCC। और जो इसका मेन था इशू था वो यही था एमिशन मिटिगेशन अडेप्टेशन एंड फाइनेंस स्टार्टिंग इन द ईयर 2020, क्योंकि तब जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका जो टाइम पीरियड था ख़त्म होने वाला था। उसके बाद का जो सिनेरियो था उसके बारे में ये पेरिस एग्रीमेंट था। लेकिन बाद में भी जैसे यूएस ने इसमें से विड्रॉ कर लिया तो काफ़ी सारी नेशंस उसमें से विड्रॉ कर गई। सो लैंग्वेज ऑफ द एग्रीमेंट वाज नेगोशिएटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 195 कंट्रीज वर पार्टी टू इट एट द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ UNFCCC, तो जिसको हम COP21 भी कहते हैं। सो इट वाज हेल्ड इन 2015।
सो आफ्टर दैट जो मेजर आउटकम्स थे इस समिट के वो क्या थे? सो द मेन थिंग वॉज दैट इट वॉज डिसाइडेड दैट राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 2 डिग्री सेल्सियस बाई द टर्न ऑफ 21st century or as low as 1.5 degree Celsius. Okay, so the another thing was that unlike the Kyoto Protocol where such targets were mandatory, but here they shall be able to determine the nature and quantum of these targets nationally. तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के जो टारगेट्स थे उसको हम बाइंडिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर एक नेशनली हर कंट्री को कहा गया था कि वो अपने गोल्स को सेट करें, टारगेट जो हैं उनको सेट करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो जिसको नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का भी नाम दिया गया कि उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना है। एंड अनदर थिंग वाज दैट एटलीस्ट USD 100 बिलियंस पर ईयर फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड, ये भी डिसाइड करा गया था पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, दैट मिनिमम जो है वो 100 बिलियन जो है जो रिच कंट्रीज़ हैं वो एलोकेट करेंगी और उसको यूज़ करेंगे डेवलपिंग नेशंस अपने कंट्री में क्लाइमेट चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो मेन और पॉइंट था वो था दैट NDCs, तो ऑल द कंट्रीज़ टू सबमिट न्यू NDCs यानी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस every 5 years with the clear expectation that they will represent a progression beyond previous ones. तो यानी कि ये जो एग्रीमेंट था इसके अंडर उन्होंने नेशनली ऐसे टारगेट्स को सेट करना था जिसके अंडर प्रोग्रेशन हो और प्रीवियस ईयर्स के अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो कंट्रोल किया जा सके क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट हमारे पास है करंट गोल ऑफ मोबिलाइजिंग 100 बिलियन ए ईयर, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। देन मैकेनिज्म टू एड्रेस लॉस एंड डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो उसमें जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे उनको स्टडी करना था कि क्या क्या लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज से हमारे एनवायरनमेंट को। एंड रिक्वायर्ड पार्टीज इंगेजिंग इन इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग टू अवॉइड डबल काउंटिंग। So new mechanism similar to the clean development mechanism under the Kyoto Protocol, similar mechanism was introduced here also. Reduction in one country to be counted towards another country's NDC. So next one is Marrakesh Conference 2016. So conference successfully demonstrated to the world that the implementation of the Paris Agreement is underway. So actual में जो Paris Agreement के अंडर जितना भी progress हो रहा था इन ऑल द कंट्रीज, तो उसको मैराकेश कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल एलेबोरेट करा गया था। सो की आउटकम्स वर नीड फॉर एक्शन एंड कंट्रीज विल टू एक्ट वाज एग्रीड द मैराकेश एक्शन प्रोक्लेमेशन फॉर अवर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। सो कंट्रीज़ को अर्ज करा गया टू कंटिन्यू स्केलिंग अप देयर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, तो जो रिच नेशंस थी उनको मोटिवेट किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस दें, सो दैट कैन बी यूज्ड बाय द डेवलपिंग नेशंस फॉर द अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोसेसेस। सो सम कंट्रीज़ हैड होप फॉर स्ट्रॉन्गर वर्डिंग ऑन दिस, बिकॉज उसमें ये कंडीशन थी कि जो रिच नेशंस थी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे, लेकिन जो पुअर कंट्रीज थे दे वर होपफुल दैट रिच नेशंस would definitely help them. So the parties discussed the possible elements of these communications, okay, and potential links to the transparency system, ताकि ये जो complete process है इसमें transparency को introduce किया जा सके। And adaptation committee begin considering how developing country adaptation efforts will be recognized. तो 5-year work plan was there on loss and damage which will start in 2017. Okay, and we'll see countries start to formally address topics such as slow onset impacts of climate change. So year by year वहाँ पर उनकी proper reporting होगी और in a transparent manner, और उनको globally बिल्कुल वहाँ पर represent किया जाएगा by different nations. तो after that these were the tasks for which no one was assigned responsibility. अब क्योंकि ये legally binding नहीं था तो इसके लिए कोई असाइन नहीं की गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी नेशन। सो दे इंक्लूड इंपॉर्टेंट इशूज सच एज कॉमन टाइम फ्रेम फॉर फ्यूचर क्लाइमेट प्लेजेस एंड ए न्यू गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। तो यहाँ पर कॉमन टाइम फ्रेम इसलिए भी नहीं हो सकता है बिकॉज जो कंडीशंस हैं सभी कंट्रीज़ में डिफरेंट है, तो इसके लिए कॉमन टाइम फ्रेम जो है वो इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था। सो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम विच इज़ एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज़ हाईली वल्नरेबल टू ए वार्मिंग प्लानट। सो जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं टू द क्लाइमेट चेंज, उनकी एक अलग से फॉरम क्लाइमेट वल्नरेबल फॉरम जो थी वो इस्टेब्लिश
की गई थी इसके अंडर, और कमिटेड टू अपडेट देन NDCs बिफोर 2020, प्रिपेयर लॉन्ग टर्म लो एमिशन। सो ये जो सभी स्टेप्स हैं यू कैन रीड हियर, तो ये इसके अंडर जो थे वो इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक तो क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि जो $100 बिलियन का जो एक लमसम अमाउंट था उसको एलोकेट करना, रिव्यू मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना यानी कि एवरी 5 ईयर यहाँ पर असेसमेंट होगी, और ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करना, और CBDR यानी कि जो हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही थी कि जो रिच नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस है, उनको उनकी जो वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि डिफरेंशियल कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं वो इंट्रोड्यूस इसके अंडर करा गया था। और इंडिया ने भी यहाँ पर अपने जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करा है, जिसमें कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स को कैसे और भी सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट किया जा सके सोसाइटी में, क्लीनर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे इंडिया के कंटेक्स्ट में। So next one is United Nations Convention to combat the desertification. So it is the only convention to combat the desertification all over the globe, and its aim is to establish the national action programs all over the world and long-term strategies supported by international cooperation and partnership arrangements to control the desertification spread of desert all over the world. So it is a direct recommendation of the Rio Conference Agenda 21. ओके, एजेंडा 21 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, अडॉप्टेड इन फ्रांस ऑन 17th of June 1994, ओके, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1996. सो इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है ये, सेट अप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन। तो इसको आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। तो इसमें स्पेसिफिकली एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज जो है उनसे ये कंसर्न है, नोन एज ड्राई लैंड्स वेयर सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम्स एंड पीपल कैन बी फाउंड। ओके, सो UNCCD इज पर्टिकुलरली कमिटेड टू द बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन लोकल पीपल, बिकॉज अगर डेजर्ट एरिया में जहाँ पर वो ट्राइबल पीपल रहते हैं अगर हम उनको इंक्लूड इसमें नहीं करते तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। सो सेक्रेटरीट फैसिलिटेट्स द कोऑपरेशन बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली अराउंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ देयर, तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज इज़ देयर। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एजुकेट किया जाएगा कैसे उस डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है, कैसे वहाँ पर न्यू स्पीसीज़ को, प्लांट स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पर जो डेजर्टिफिकेशन उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो दीज POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसके जो कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो थी वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर दीज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। सो दीज आर द हार्मफुल केमिकल्स, जिसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं DDT की, हेप्टाक्लोर इज़ देयर, एल्ड्रिन इज़ देयर। तो ऐसे बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में कंप्लीटली डिग्रेड नहीं होते, तो वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। दे कैन कॉज सर्टेन कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट, डिसफंक्शनल इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन बॉडीज़। तो इनको कंट्रोल करने के लिए स्टॉकहोल्म कन्वेंशन इट वाज अडॉप्टेड इन 2001 एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004. Okay, so its main aim was to take measures to eliminate or reduce the release of the POPs in the environment. So key elements are here. That convention include the requirement that developed countries provide new and additional financial resources and measures to eliminate production and use of intentionally produced POPs. So these are the toxic chemicals that adversely affect human health and environment, and they can be transported by wind and water. So it means they can contaminate the drinking water. तो इससे ह्यूमन हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो सकती है, बिकॉज क्योंकि फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में अगर जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. सो विद द रेनफॉल दे वॉश ओवर अप टू द वाटर बॉडीज़. तो वहाँ पर वो अगर ड्रिंकिंग के लिए वाटर यूज़ हो रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ह्यूमंस के लिए. सो नेक्स्ट वन इज़ बेसल कन्वेंशन. सो इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हज़ार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, and it was adopted in 1989. Okay, in response to the public outcry following the discovery in the 1980s. तो जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस थी, जो पुअर
कंट्रीज थी उनमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट हो रहा था, बिकॉज जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ से बहुत सारे जो हजार्डस वेस्ट हैं वो डिस्पोजल के लिए पुअर कंट्रीज़ में भेज दिए जाते हैं, जो जहाँ पर वो एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेटिंग एक्ट करते हैं. सो ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अगेंस्ट द हजार्डस वेस्ट. तो हजार्डस वेस्ट बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन कॉम्पोजिशन उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई करा गया है. सो 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, दैट इज अदर वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट एंड इंसिनरेटर ऐश. इंसिनरेशन होता है बर्न करना वेस्ट मटेरियल को, तो यहाँ पर इंसिनरेटर ऐश को भी बताया गया है कि डेवलप्ड नेशन से वो जो इंसिनरेटर ऐश है, जो बर्न मटेरियल है, तो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पुअर कंट्रीज़ में. सो प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन सेंटर अराउंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल एम्स. तो एम क्या है इस कन्वेंशन के अंडर? रिडक्शन ऑफ हजार्डस वेस्ट जनरेशन and the promotion of environmentally sound management of hazardous waste. So the restriction of transboundary movement of hazardous waste except where it is perceived to be in accordance with the principle of environmentally sound management. तो जहाँ पर अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की कि हम उसको हैंडल कर सकते हैं, वहीं पर उसको ट्रांसफ़र किया जाए. इसके अलावा उसको पुअर कंट्रीज़ में ना भेजा जाए. So a regulatory system applying to cases where transboundary movements are permissible. Okay, so Rotterdam Convention is there. The Rotterdam Convention is a multilateral treaty to promote shared responsibilities in relation to importation of hazardous chemical. तो इससे पहले जो थी कन्वेंशन उसमें hazardous waste की बात हो रही थी, तो यहाँ पर hazardous chemical की बात हो रही है रोटरडैम कन्वेंशन के अंडर. सो इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 24 of Feb 2004. तो इसका मेन जो एम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग द पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन हजार्डस केमिकल. तो इसमें क्या है कि जो नॉलेज है उसका ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है. इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द कंट्रीज इज़ वेरी मच इम्पेरेटिव टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स अक्रॉस द बाउंड्रीज. So to contribute to the environmentally sound use of those hazardous chemicals by facilitating information exchange. तो ये इसमें एक मेन पॉइंट है. So prior informed consent भी ज़रूरी है. कहीं पर ये जो केमिकल्स जो हैं उसको ट्रांसफ़र करने से पहले वहाँ पर दूसरी पार्टी का जो इन्फॉर्म कंसेंट होना वो ज़रूरी है. और देन इज़ बोन कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. तो इसलिए इसको CMSB कहते हैं बॉन कन्वेंशन को, दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. और द बॉन कन्वेंशन एम्स टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज. सो इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी concluded under the United Nations. So environment program concerned with the conservation of wildlife and habitat on a global scale. तो यहाँ पर जितने भी माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जो एक कंट्री से माइग्रेट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जिसको हम सीजनल माइग्रेशन भी कहते हैं, तो उन माइग्रेटरी स्पीसीज़ को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ये इस कन्वेंशन के अंडर बताया गया है. सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ एंड you can read all these slides. So this is all for now for this topic. So next topic we will discuss in our next video. So till then, thank you.